हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र शुक्ला एक बार फिर से आप लोगों के सामने आया हूँ ऑनलाइन केमिस्ट्री का टॉपिक। आज इस टॉपिक का लास्ट डे है कंसेप्चुअली थ्योरेटिकली अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। सॉल्यूशन टॉपिक चल रहा था, सॉल्यूशन चैप्टर केमिस्ट्री का, और हमने अभी तक क्या पढ़ा था? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बच्चों, लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशनल वीडियो आप सभी के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए। उसमें बहुत सारा मोटिवेशन है, ठीक है, डिसिप्लिन है। बस 2 मिनट के लिए आप एक वीडियो देखिए, उसके बाद अपन स्टार्ट करेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, हिंदी मीडियम में हिमांक में अवनमन। Excuse me, वुमेन्स टीम का रजिस्ट्रेशन यही हो रहा है? इंडियन नेशनल वुमेन्स टीम का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। Bloody hell. I'm Preeti Sabharwal. Bloody hell, Preeti Sabharwal. You're very late. Try next year. Sorry? Next year. Sorry? Next year. Everybody fall in line, please. चलो everybody, line up. अच्छी पेयर है सर। कौन पेड़ अच्छा है, कौन पेड़ बुरा है, ये फैसला मैं करूंगा। थैंक यू। आप एक स्टेट टीम की कैप्टन को इसमें बाहर नहीं रख सकते। कौन सी स्टेट टीम के कैप्टन हैं आप? चंडीगढ़। ये चंडीगढ़ की टीम है। नहीं, but I'm a captain of a state team. And I'm the coach of the Indian national women's team. मुझे स्टेट्स के नाम ना सुनाई देते, ना दिखाई देते, सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है, इंडिया। और इस मुल्क की टीम में लेट आने वाले के लिए जगह नहीं। Everyone understand that? Okay. Okay, get up and do 10 rounds. और ठीक 7 मिनट पर यहाँ पर रिपोर्ट करो। अगर ठीक 7 मिनट में पहुंच गए तो टीम में आ जाए, वरना चंडीगढ़ की ट्रेन में बैठ जाए। 7 मिनट? कृष्ण, अब सब प्लेयर सामने आएंगे और खुद को इंट्रोड्यूस करेंगे। यू। बलबीर कौर पंजाब। दोबारा। बलबीर कौर पंजाब। दोबारा। बलबीर कौर पंजाब। टीम से अलग होकर साइड कर रहे हो। बात। नेक्स्ट। कोमल चटाला हरियाणा। बात। मोनी सिमिक मणिपुर। नेत्रा रैनी आंध्र प्रदेश। रचना प्रसाद बिहार। निकोलस स्क्वेरा महाराष्ट्र। विद्या शर्मा इंडिया। विद्या शर्मा इंडिया। जोर से करो। विद्या शर्मा इंडिया। थैंक यू। आप टीम में और कोई है यहाँ जो पंजाब, हिमाचल, तमिलनाडु रेलवेज के लिए खेल रहा है? एक बात अच्छी तरह सुन लीजिए और अभी समझ लीजिए, क्योंकि मैं दोबारा नहीं बताऊंगा। इस टीम को सिर्फ वो प्लेयर्स चाहिए जो पहले इंडिया के लिए खेल रहे हैं। इंडिया, फिर अपनी टीम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आपने देखा ये वीडियो। इस वीडियो में खास बात ये थी कि हमेशा अपने कंट्री की बात होनी चाहिए, क्षेत्रवाद, रीजन की बात नहीं होनी चाहिए, धर्म संप्रदाय की बात नहीं होनी चाहिए। हमेशा अपने देश के लिए खेलना चाहिए, अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए। बहुत ही अच्छा वीडियो था ये, और इस मूवी का नाम तो आपको पता ही होगा, चक दे इंडिया। जिन बच्चों ने मूवी नहीं देखी है जरूर देखिएगा, बहुत ही मोटिवेशनल मूवी है, कोच के लिए भी। ठीक है, जो शाहरुख खान इस फिल्म में कोच होते हैं, ठीक है, वुमेन्स हॉकी टीम के। सो ऐसी वीडियोस आप देखते रहिए, जिससे आपको लाइफ में आगे बढ़ने का जज्बा मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। चलिए अब हम टॉपिक पे आते हैं। हाँ जी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो बच्चों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो समझिएगा, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, समझिएगा। टेम्परेचर एट विच vapor pressure of the solid phase becomes equal to the vapor pressure of liquid phase। हिंदी माध्यम वाले बच्चे, ऐसा ताप जिस पर द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, या इसी को बच्चों ऐसा बोल सकते हैं कि
ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड और लिक्विड दोनों एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम में रहते हैं, साम्यावस्था में रहते हैं, हिंदी मीडियम में साम्यावस्था। ठीक है बच्चों, साम्यावस्था में रहते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये आपको पता है 11th में पढ़ चुके हैं। ये इक्विलिब्रियम का साइन है, फॉरवर्ड रिएक्शन और ये बैकवर्ड रिएक्शन। तो सॉलिड फेज और लिक्विड फेज जब इक्विलिब्रियम में होते हैं, ठीक है, क्लियर है, उस कंडीशन में सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है। ध्यान रखिए, सॉलिड फेज बोला है मैंने और लिक्विड फेज, क्लियर है। जब इन दोनों फेज का वेपर प्रेशर इक्वल होता है, उस पॉइंट को बोला जाता है, डेफिनेशन सामने है, देख लीजिएगा, उसको बोला जाता है फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु। लेकिन बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये बात आप अच्छे सुन लीजिएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो क्या है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ, तो अच्छे से बात समझिएगा। व्हेन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में अपन, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एडेड इन प्योर सॉल्वेंट, जब अवाष्पशील विलेय को शुद्ध विलायक में मिला दिया जाता है, ठीक है, तो आप सभी को पता है वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, एरो नीचे करने का मतलब वाष्प दाब में अवनमन होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। वेपर प्रेशर में कमी होती है जिसको लिखा जाता है P0 - P, वाष्प दाब में अवनमन। बच्चों, पिछला वीडियो YouTube में देख लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है, सिंपल मेथड से किया है। और अब चल रहा है इस टॉपिक का लास्ट पोर्शन, आज ही पढ़ाने वाला हूं मैं, वांट हॉफ फैक्टर, वांट हॉफ फैक्टर। ओके, तो बच्चों, ये तुमको पता है कि जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट को मिलाते हैं सॉल्यूशन में या प्योर सॉल्वेंट में, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। ठीक है बच्चों, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होता है, पढ़ चुके हैं अपन, इंक्रीज होता है। लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों डिक्रीज होता है। ठीक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो ये हुआ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको ग्राफिकली समझते हैं बच्चों अपन। पहले आप अच्छे से ग्राफ देख लीजिए, अच्छे से ग्राफ देखिए, देखा आपने? हाँ, समझिए। ये जो ग्राफ है, ये किसके किसके बीच है, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में है, ताप के मध्य है। ठीक है, सबसे पहले आपको मैं डेफिनेशन बार बार बोल रहा हूं मैं, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज। आप इसको समझिए। तो बच्चों, सपोज ये जो स्ट्रेट लाइन है, ध्यान से समझिएगा, ये जो स्ट्रेट लाइन है जिसको मैंने ए और बी लिखा है, सपोज ये सॉलिड फेज है, ठीक है, और ये सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर को शो कर रही है, सपोज करिए। ठीक है, अब हमको दो चार चीजें तो पहले से पता है और आपको पता होनी चाहिए। हम पहले पढ़ चुके हैं बच्चों कि प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक का वेपर प्रेशर हमेशा सॉल्यूशन से ज़्यादा होता है इम्प्योर सॉल्यूशन से, जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है। हम पढ़ चुके हैं सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। हम इसके पहले पढ़े हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों, ये तो क्लियर है, हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ चुके हैं। तो फिर समझिए, प्योर सॉल्वेंट का हम ग्राफ कैसे बनाएंगे वेपर प्रेशर का। ये है प्योर सॉल्वेंट का ग्राफ। हमने इसको ऊपर क्यों रखा है बच्चों, सोचिए सोचिए। पढ़ा चुका हूँ मैं आपको, लास्ट क्लास में पढ़ा चुका हूँ, यदि कोई बच्चे भूल गए हैं तो। बच्चों, प्योर सॉल्वेंट का
वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑलवेज ग्रेटर देन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट ऑलवेज ग्रेटर देन सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो बच्चों प्योर सॉल्वेंट का कर्व ऊपर होगा और सॉल्यूशन का कर्व नीचे होगा। ये बात क्लियर हुई? अब समझिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये किसको शो कर रही है? वेपर प्रेशर ऑफ, वेपर प्रेशर ऑफ, बोलिए, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज, सॉलिड फेज। अब देखिए प्योर सॉल्वेंट का कर्व भी इसको टच किया यहाँ पे, इसका मतलब जानते हैं क्या हुआ बच्चों? ये समझिए, रटिए मत। इसका मतलब ये हुआ कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इस टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे किसके इक्वल हो गया? सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वेपर प्रेशर किसका ग्राफ है? ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। इस पॉइंट पे ये किसका ग्राफ है? ये ग्राफ है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। तो इस टेम्परेचर पे, इस पॉइंट पे ये जाके मिल गया, उससे जुड़ गया, जाके टच कर दिया। इसका मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इक्वल्स टू, बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेज। अब बच्चों इससे इजी कोई समझा नहीं सकता आपको। यदि आपको अभी क्लियर नहीं हो रहा है तो कभी क्लियर नहीं होगा, ठीक है? अब इसको हम देखिए ग्रीन ब्लू पेन से मैं नीचे ले गया हूं। तो बच्चों ये किसका टेम्परेचर हुआ? ये किसका टेम्परेचर हुआ बताइए? ये टेम्परेचर किसका हुआ? सोच के बताइए, ठीक है? 10 सेकंड सोचिए। ये किसका ग्राफ है बताइए? सॉल्यूशन का, विलियन का, ठीक है? ये भी टच कर रहा है सॉलिड फेज के वेपर प्रेशर को और इस पॉइंट पे टच कर रहा है, इसका भी कुछ टेम्परेचर होगा, ये है टेम्परेचर, ठीक है? अब सारा कुछ बच्चों क्लियर है, थोड़ा सा दिमाग जरूर लगाइए, ठीक है? तो ये टेम्परेचर कर्व है, हमने एक्स एक्सिस में क्या लिया है? टेम्परेचर। तो ये प्योर सॉल्वेंट का कर्व है, इसलिए ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा? बोलिए, प्योर सॉल्वेंट का। और ये किसका होगा? सॉल्यूशन का। तो मैंने इसको T0F लिखा और इसको TF लिखा, बिकॉज बच्चों इस टॉपिक में नॉट लगाने का मतलब क्या है? प्योर। नॉट लगाने का मतलब क्या है? प्योर। बार बार मैं आपको रिवाइज भी करा रहा हूँ कंसेप्ट, बट बच्चों यदि आप पिछले वीडियोस नहीं देखेंगे तो फिर टीचर कुछ नहीं कर सकता। फिर आप भोगने के लिए तैयार रहिए, आपको कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। रट्टा मार के आप बोर्ड में 90% ला सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ट्यूशन ज्वाइन करते हैं, मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो बच्चे रट के भी ले आते हैं मार्क्स, ठीक है? हम एवरी ईयर देखते हैं कि बच्चे, कई सारे बच्चे 90% लाते हैं, 95 लाते हैं, लेकिन उनका जेईई और नीट में कोई स्कोर नहीं होता बच्चों। ये आप बात को समझिए। कंसेप्ट क्लियर होना, टैलेंटेड होना और रट्टा स्टूडेंट होना, दोनों में फ़र्क है। ये फ़र्क आपको पता होना चाहिए। सो ये प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग टेम्परेचर हुआ और ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग टेम्परेचर हुआ, ठीक है बच्चों? ये क्लियर हो गया है कि नहीं हुआ है? ठीक है? और सॉलिड फेज का वेपर प्रेशर ये जाके टच किया, इसका मतलब प्योर सॉल्वेंट इस टेम्परेचर पे फ्रीज हुआ और सॉल्यूशन इस टेम्परेचर पे फ्रीज हुआ। क्लियर है? और इन दोनों के डिफरेंस को ही तो बोला जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF। डेल्टा TF समझिए, मेरे ख्याल से क्लियर है बच्चों? ठीक है स्टूडेंट्स, बोलिए, आगे बढ़ो। इसका मतलब यहां ध्यान से देखिए, रटिए मत। दिस इज फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो ग्राफ में आगे है, ठीक है? जबकि सॉल्वेंट पहले है। फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन पहले है, दिख रहा है आपको? ठीक है? इन दोनों के डिफरेंस को ही बोलते हैं क्या? बोलिए, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन। बच्चों इसको ध्यान से समझिए, हिमांक में अवनमन। क्लियर है? यदि बच्चों इसको रटेंगे तो आपके कंसेप्ट कभी क्लियर नहीं हो सकते, ये बात आप समझ लीजिएगा, ठीक है? क्लियर हुआ ये?
चलिए, तो बच्चों अब हम लिख सकते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक में अवनमन डेल्टा TF इज इक्वल टू, हाँ जी बच्चों, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग टेम्परेचर ज़्यादा है, जब उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिला दिया गया तो फ्रीजिंग टेम्परेचर कम हो गया। इसका मतलब कमी हुई ना फ्रीजिंग पॉइंट में, हिमांक में कमी हुई। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे TF नॉट माइनस TF। देखिए ग्राफ को देखिए, यहां से दिख रहा है आपको TF नॉट की वैल्यू इससे ज्यादा है, दोनों के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, डिप्रेशन, हिमांक में अवनमन। ठीक है, अब बच्चों ये बिल्कुल इट इज वेरी सिमिलर टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पूरा कंसेप्ट वैसा ही है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब कुछ फर्क नहीं है। अब आप लिखेंगे इट इज ऑब्जर्व दैट, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, इसको भी ग्राफ से प्रूफ कर सकते हैं बच्चों। इसी ग्राफ से ये हम प्रूफ कर सकते हैं जो मैं लिखने जा रहा हूं, जो कि एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, इसलिए टीचर्स नहीं करते हैं। इट इज ऑब्जर्व दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, सो मोलैलिटी के क्या होगी, इक्वल, मोललता, मोलैलिटी। ठीक है बच्चों, बोलिए क्लियर हुआ, ये समझ आ रहा है। कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे मोलैरिटी क्यों नहीं आता है, मोलरता क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि बच्चों मोलैरिटी के फॉर्मूले में वॉल्यूम भी होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जबकि मोलैलिटी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मोलैलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड बच्चों नहीं करती है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब तो सेम है ना, लाइक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्वथनांक में उन्नयन। अब क्या होगा, फिर तेरी कहानी याद आई, बिल्कुल पिछली क्लास जैसा। प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे बेटा, कांस्टेंट आएगा हमेशा की तरह KF। ठीक है, इक्वेशन 1 कर सकते हैं, इसको ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। अब बच्चों KF का नाम क्या है, मोलर डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। बट बच्चों इसका फेमस नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, जबकि KB का नाम क्या था, मोलर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। ठीक है, जिसका दूसरा नाम था एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। क्रायोस्कोपी मतलब बच्चों होता है लो टेम्परेचर, और एब्यूलोस्कोपी मतलब होता है हाई टेम्परेचर। एक्चुअली ये टेक्निकल वर्ड्स हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझने पड़ेंगे, ये टेक्निकल वर्ड्स। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ ये, बोलिए आगे बढ़े। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, थोड़ा कलर चेंज कर लें, कलरफुल चीज़ें अच्छी लगती हैं। ठीक है, कलरफुल तेरा मुझसे का नाता कोई, ओ माय गॉड, ये तो पीला हो गया, पीला पीला। बट बच्चों पीला कलर तो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये मॉर्निंग वाला कलर है। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं। डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM। KFM विजिबिलिटी तो है ना भाई, यस दिख रहा है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, अब बच्चों क्या करिए, कुछ नहीं करना है आपको, मोलैलिटी का फॉर्मूला पुट कर देना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर kg ऑफ सॉल्वेंट। मोलैलिटी ये हम पढ़ चुके हैं, जो बच्चे क्लास मिस किए हैं पिछला वीडियो देखिए। अब बच्चे की जान थोड़ी लोगे यार, फिल्म के
क्लाइमैक्स में जाओगे तो मूवी समझ में कैसे आएगी, है ना? आपको स्टार्टिंग से मूवी देखनी पड़ेगी। बशर्ते फिल्म इमरान हाशमी की ना हो, बस यदि आमिर खान की आप फिल्म देख रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा। अमिताभ बच्चन की देख रहे हैं तो चलिए, हाँ जी। सो मोलैलिटी क्लियर है। अब यहाँ पुट कर दीजिए। सो डेल्टा टी एफ के एफ हाँ जी, 1000 का मल्टीप्लाई क्यों किया ये बता चुका हूँ मैं, है ना? जब वॉल्यूम लीटर में हो या मासेस ग्राम्स में हो बच्चों, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, ठीक है? कर दिया जाता है, क्लियर है? बोलिए। हाँ जी, आगे बढ़े हम, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, आपको ये फॉर्मूला लास्ट में याद नहीं करना है। यदि आप इस फॉर्मूले को याद करेंगे तो आपको नहीं बनेगा, क्लियर है? सो इस फॉर्मूले को मत याद करिए आप, ना ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में और ना ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में, आप सिर्फ इसे पढ़िए, क्लियर है? ठीक, तो ये हुआ लास्ट फॉर्मूला। अब बच्चों थोड़ा सा बात करनी है मेरे को, हाँ जी, क्या बात करनी है मेरे को बच्चों? बात ये करनी है, जैसा हम पिछली क्लास में पढ़े थे केबी के बारे में, वैसा ही पढ़ेंगे केएफ के बारे में। क्रायोस्कोपिक, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। नीला दुपट्टा पीला सूट, चली चली तू दिल को लूट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ये ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्यों स्टूडेंट्स, है ना? लड़कियों को ये कलर ज़्यादा पसंद होता है, ठीक है? नीला दुपट्टा पीला सूट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक? केएफ का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला होता है, पढ़िए मत, सिर्फ एक चेंज होगा, ध्यान से देखिए। आर टी स्क्वायर, यहाँ टी एफ लिखेंगे, एफ मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु, 1000 LV, या इसी को लिख सकते हैं आर टी स्क्वायर 1000 डेल्टा एच एफ। हाँ जी बच्चों, अब ये क्या है बच्चों? यहाँ फेज चेंज हुई है, फेज बॉइलिंग में भी और फ्रीजिंग में भी, ठीक है? अब बच्चों जब फेज चेंज होती है, पदार्थ की अवस्था चेंज होती है, देन ऑलवेज कंसेप्ट ऑफ लैटेंट हीट अप्लाई होता है, कंसेप्ट ऑफ लैटेंट हीट। सो LV क्या है? LV नहीं होगा, LF होगा, LF होगा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट बच्चों, लैट्रिन हीट नहीं, लैटेंट हिडन हीट, छुपी हुई ऊष्मा, ठीक से प्रोनाउंशिएट करना, मैंने लैट्रिन हीट नहीं बोली है, वो तो मॉर्निंग में निकलती है, मैं बात कर रहा हूँ लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा, ठीक है? गुप्तांगों की ऊष्मा, हाँ जी, लैटेंट हीट LF, क्लियर है? और वाटर के लिए इसकी वैल्यू होती है, आइस के लिए 80 कैलोरी, ये फिजिक्स में हम पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर, 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है बच्चों? 80 कैलोरी पर ग्राम, क्लियर हुआ? बोलिए, ये आपको याद होना चाहिए। कैलोरी पर ग्राम, न्यूमेरिकल में जूल पर केजी का भी यूज हो सकता है, तो आपको मैं याद दिला दूं, 1 कैलोरी को कभी भी चेंज करना हो जूल में 4.2 जूल, मतलब 1 जूल क्या हुआ? 1/4.2 कैलोरी, और केजी तो आप जानते ही होंगे, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, ठीक है बच्चों? क्लियर हुआ? सो डेल्टा HF और LF एक ही बात है, इसको बोल देते हैं डेल्टा HF एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, LF लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बट बोथ आर सेम। और बच्चों लैटेंट हीट कहाँ अप्लाई होती है फिजिक्स में? whenever state changes, state of material changes, solid converted to liquid, liquid converted to steam,
क्लियर है, या वॉट कुछ भी, ठीक है बच्चों। मतलब पानी से आइस बना, आइस से पानी बना, पानी से भाप बना, ठीक है। कभी भी स्टेट चेंज होगी बच्चों तो दिमाग में डाल लीजिए यहाँ पे लैटेंट हीट, कंसेप्ट ऑफ लैटेंट हीट। तो ये क्लियर हुआ, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो बच्चों KF आपको याद हो चुका होगा, RT² 1000 LV, अरे सॉरी LV नहीं LF, ठीक है। अब बच्चों TF पानी के लिए, फॉर वाटर, समझिएगा, फॉर वाटर TF कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन, 273 केल्विन, ठीक है बेटा, क्लियर है। LF की वैल्यू कितनी होती है 80 कैलोरी, बच्चों ध्यान से सुनना, 80 बोला है मैंने, 80, ठीक है, कैलोरी पर ग्राम। R की वैल्यू फिक्स होती है 0.80 m और 2 कैलोरी और 8.31 जूल, ठीक है बच्चों, मजा आ रहा है, ठीक। अब समझिए, जब इन सबको पुट करेंगे, जब इन सबको पुट करेंगे बेटा, देन वाटर के लिए, फॉर वाटर, ध्यान से सुनिएगा, पानी के लिए, पानी रे पानी, पानी के लिए इसकी वैल्यू आएगी 1.86। ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। और मैं आपको याद दिला दूं, Kb की वैल्यू क्या थी पानी के लिए 0.52 इन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ओके। सो बच्चों आपको ये याद होना चाहिए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, 0.52 1.86, ओके, क्लियर है। चलिए, सो बच्चों ये हुआ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं हटा रहा हूँ, हटा सावन की घटा, हाँ जी। तो बच्चों ये हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, ठीक है। एक बार फिर आपको याद दिला रहा हूँ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज इन्वर्सली ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो कि मैं कल पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। चारों के आप फॉर्मूले देखिए, ऑल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को आप देखिए, उसमें आपको क्या दिखेगा, सॉरी कैमरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, हाँ जी बच्चों। तो जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को बच्चों देखेंगे, ठीक है, RLVP, ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बच्चों, तो आप पाएंगे कि मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का, विलेय का अणु द्रव्यमान हमेशा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इन्वर्सली होता है, ठीक है, चाहे वो कोई सी भी हो चारों में से, ठीक है। ये फैक्ट है एक जो बहुत ज़्यादा यूजफुल है, ठीक है। हाँ जी बच्चों, अब एक क्वेश्चन आता है कि जो कोल्ड रीजन्स हैं, ठंडे देश हैं, कोल्ड कंट्रीज हैं, जहाँ बर्फ़ पड़ती है, टेम्परेचर बहुत लो होता है, वहाँ पेट्रोल डीजल कार की रेडिएटर्स का फ्रीज क्यों नहीं हो जाता है, जम क्यों नहीं जाता है। तो बच्चों वहाँ एथिलीन ग्लाइकॉल यूज़ किया जाता है, एथिलीन ग्लाइकॉल, बात को समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल CH2OH, इसका फॉर्मूला पढ़ चुके हैं आप ऑर्गेनिक में, एथिलीन ग्लाइकॉल, इज इट क्लियर। क्यों मिलाते हैं इसको, क्योंकि ये बच्चों फ्रीजिंग टेम्परेचर को लो कर देता है, और ठीक है, फ्रीजिंग टेम्परेचर को, हिमांक ताप को और घटा देता है, ठीक है। तो मान लीजिए उस कंट्री का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस है, उस एरिया का, ठीक है, तो ये कर देता है तो 2 डिग्री से और कम 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों, बात समझ आ रही है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, बोलिए क्या होगा, कार का रेडिएटर या इंजन वर्क इजीली करता है। यदि इसको मिक्स नहीं करेंगे तो बच्चों जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर लो होने की वजह से पेट्रोल डीजल फ्रीज हो सकते हैं,
क्लियर है? तो एथिलीन ग्लाइकॉल को ऐड किया जाता है इंजन्स में, ठीक है। चलिए हाँ जी, अब छोटी छोटी बातें और समझ लीजिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का खास बात क्या था? प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूशन which depends on number of solute particles, ions of solute particles, या बच्चों बोल सकते हैं moles of solute particles, ठीक है। moles of solute particles, समझिए छोटा सा क्वेश्चन आता है। मैक्सिमम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैक्सिमम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसकी होगी? ऑप्शंस देखिए, 1 m ग्लूकोज, 1 मोलर यूरिया, 1 मोलर NaCl, या 1 मोलर K4FeCN6, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को बच्चों चेंज कर सकता है। कैसे पूछ सकता है इसी क्वेश्चन को कि इन चारों में से आउट ऑफ 4 ऑस्मोटिक प्रेशर किसका मैक्सिमम होगा, RLVP किसका मैक्सिमम होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसका मैक्सिमम होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसका मैक्सिमम होगा। बच्चों बात समझ में आई? सेम क्वेश्चन है, बिकॉज फोर टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ओके। सो ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब समझिए, डेफिनेशन पे जाइए बच्चों, हमेशा पहले बेसिक्स पे जाइए। तो हमको ये पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। अब समझेंगे, ये तो डिसोसिएट पानी में होगा नहीं आयंस, यूरिया भी नहीं होता है, बिकॉज बोथ आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये डिसोसिएट होगा, इट गिव्स 2 आयंस। हाँ, अब बच्चों समझिए, ये है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बच्चों जब इसको डिसोसिएट करेंगे, अपन आगे बढ़ेंगे, 12th में चैप्टर ही है बच्चों, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है, ध्यान से सुनिएगा, कभी डिसोसिएट नहीं होता। तो ये पूरी जब ये डिसोसिएट होगा तो क्या देगा, 4 पोटेशियम आयन देगा और 1 देगा कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आएगा -4, मतलब टोटल कितने आयन दिया, 5 आयन्स। बस आंसर मिल गया। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इसकी होगी मैक्सिमम। ऑल 4, चारों, कोई सा पूछे, मतलब डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट किसमें होगा मैक्सिमम, इसमें होगा। बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, कान खोल के एक पॉइंट सुन लेना अच्छे से, बिल्कुल कान खोल के, क्या, ध्यान से। फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसमें होगा मैक्सिमम, और डिप्रेशन मीन्स क्या होता है, फ्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज होना, फ्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज होना। बात समझ में आ रही है? तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट इसका होगा, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इसका होगा मैक्सिमम, बट फ्रीजिंग पॉइंट लो किसका होगा, इसका होगा। एक ही बात है, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा मैक्सिमम, RLVP इसी का होगा मैक्सिमम, ऑस्मोटिक प्रेशर इसी का होगा मैक्सिमम। तो ये छोटी सी बात है बच्चों, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक। तो बच्चों ये हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अपन टॉपिक फिनिश होने के बाद न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं इस टॉपिक के लास्ट पोर्शन में, want of factor, want of factor which is denoted by I, ठीक है। तो बच्चों आप समझेंगे ये क्या है, क्या है ये, एक बार ग्राफ और देख लीजिए।
तो मैं पानी पी लूँ, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो समझेंगे। हाँ जी, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एबनॉर्मल, ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल इजी लैंग्वेज। एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन्ड बाय वांट ऑफ फैक्टर आई, ठीक है। असामान्य अणुसंख्यक गुणधर्म, एबनॉर्मल या एबनॉर्मल बिहेवियर, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्लेन बाय वांट ऑफ फैक्टर आई। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ ये? इसके न्यूमेरिकल्स भी अपन करेंगे, जल्दी ही करेंगे, ठीक है। अब आप समझिएगा, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? एबनॉर्मल, ठीक है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों? तो ये समझिएगा, जब कोई सॉल्यूट, बच्चों हम पढ़ चुके हैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की रिएक्शंस नहीं होती हैं बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। सॉल्यूट सॉल्वेंट में रिएक्शन ना हो, ठीक है, डिसोसिएशन या एसोसिएशन ना हो, डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो हो, डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो हो, एंट्रोपी चेंज जीरो हो, ये हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। बट यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है? डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो बच्चों होता क्या है, जब सॉल्यूट डिसोसिएट हो जाता है या एसोसिएट हो जाता है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझेंगे, विलय का या तो वियोजन हो जाए या संगुणन हो जाए। संगुणन, संगुणन मीन्स पॉलीमर, बहुत सारे सॉल्यूट आपस में जुड़ जाए, उसको बोलते हैं एसोसिएशन। जैसे टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड कैन ज्वाइन थ्रू, कैन एसोसिएट थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल, एथेनॉल के दो मॉलिक्यूल बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ जाते हैं, दिस इज एसोसिएशन। बच्चों इसे संगुणन कहा जाता है। डिसोसिएशन क्या है ये तो आप जानते हैं, आयनाइजेशन, दिस इज डिसोसिएशन, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। तो बच्चों डिसोसिएशन और एसोसिएशन से क्या होगा सोचिए। बोलो बच्चों क्या होगा? डिसोसिएशन या एसोसिएशन से बच्चों सॉल्यूट के नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या तो बढ़ जाते हैं या तो घट जाते हैं। डिसोसिएशन से बढ़ गए और एसोसिएशन से घट जाएंगे। 10 मॉलिक्यूल जुड़ के बना लिए एक मॉलिक्यूल, दैट इज एसोसिएशन, दैट इज एसोसिएशन। तो उससे क्या हुआ? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घट गए। इसमें क्या हुआ? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए। बोर हो रहे हैं क्या? अब बच्चों बोर हो रहे हैं तो होइए, क्या कर सकते हैं? ऑल टाइम गाना नहीं गा सकते, ऑल टाइम कॉमेडी नहीं गा सकते, ठीक है, पढ़ाई करनी जरूरी है। थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट मैं करता हूँ, पर बच्चों मैं अभी ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और इसमें अकेले दीवारों से ना मैं मस्ती कर सकता, ना मैं कॉमेडी कर सकता, ना मैं डांस कर सकता, क्लियर है? तो और बाकी चीज़ भी नहीं कर सकता, ठीक है, तो पढ़ना ही पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन यही है। चलिए, तो डिसोसिएशन और एसोसिएशन से क्या हुआ बच्चों? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे फर्क पड़ जाता है, ठीक है। एसोसिएशन समझ गए हैं? एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स, एसिटिक एसिड पता है ना, एसिटिक एसिड, ये एसिटिक एसिड है, ठीक है बच्चों, समझिए। यहाँ देखिए दिखाई पड़ रहा होगा, ये एसिटिक एसिड है, ये बन गया बच्चों
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों पढ़ा चुका हूँ मैं। किसी भी मॉलिक्यूल में F O या N है, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फोन, याद करने की ट्रिक, फोन F O N, इन तीनों में से कोई भी एक है किसी भी मॉलिक्यूल में, देन इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो बच्चों दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए और क्या बना लिए बच्चों, बोलिए क्या बना लिए, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए, उसको बोलते हैं एसोसिएशन।